नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज के करंट अफेयर्स के इस सत्र में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है इंडिया और कतर के बीच में रिलेशनशिप। आपने देखा होगा पिछले 1 और 2 दिनों से लगातार, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो द हिंदू हो, या फिर जो आपके हिंदी के जो अखबार हैं वहाँ पर भारत और कतर के बीच में रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी सारे जो हैं न्यूज़ आए हैं। तो उन्हीं न्यूज़ को आधार बना करके हम लोग क्या करेंगे, आज जो भारत और कतर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो क्यों है ये चर्चा का विषय, आपको ध्यान में रखना है कि जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं उनके इन्विटेशन को मानते हुए आप देखोगे तो जो कतर के शेख हैं उनका क्या हुआ है, भारत का दौरा हुआ है, स्टेट विजिट पर है वो। और 17-18 फरवरी को आप देखोगे कि दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, यानी कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो कतर के अमीर हैं, उनके बीच में जो है क्या हुआ है, बातचीत हुई है। और इसी वजह से हम लोग डिस्कस करेंगे भारत और कतर के रिलेशनशिप के ऊपर। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो कतर के शेख आए हैं, है ना, आप देखोगे उनके साथ बहुत ही हाई लेवल डेलीगेशन भी आया है। उसमें जो कतर के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और जो बाकी जो उनकी सरकार के इम्पोर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उनका डेलीगेशन जो है उनके साथ आया है। और उनकी जो बातचीत है भारत के डेलीगेशन के साथ हुई है। तो एक हाई पावर डेलीगेशन भी जो है, जो जिसमें मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स एंड बिजनेस लीडर्स जो हैं क्या हैं, शामिल हैं, वो भी भारत आए हैं और यहाँ पर उनके बीच में बातचीत हो रही है। तो अगर हम आईआर के दृष्टिकोण से देखें तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो भी काफ़ी मायने रखते हैं। तो आप इस फोटो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारत और जो कतर है उसके बीच में रिलेशनशिप जो है काफ़ी पहले से ही अच्छे हैं। उन्हीं के ऊपर हमें क्या करना है, बात करना है। अभी जो ज्वाइंट स्टेटमेंट दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद जो रिलीज किया गया है उसमें भी आप देखोगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि भारत से भारी मात्रा में जो लोग हैं वो कहाँ पर, गल्फ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं और उनमें से कतर भी एक देश है। तो कतर में जो भी भारतीय रह रहे हैं जिनकी संख्या लाखों में है, उनको धन्यवाद देते हुए ज्वाइंट स्टेटमेंट में जो पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट है, यानी कि लोगों से लोगों के बीच में जो संपर्क होता है उसको और बढ़ाने की बात कही गई है। जो कतर के राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने भारतीयों को धन्यवाद दिया है जो वहाँ पर बसे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि कतर को डेवलप करने में, उसको आगे बढ़ाने में आप देखोगे तो जो भारतीय वहाँ पर रह करके काम कर रहे हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है, अपना जो है योगदान दिया है। तो पीपुल टू पीपुल टाई को, कॉन्टैक्ट को और आगे बढ़ाने को लेकर के यहाँ पर ज्वाइंट स्टेटमेंट में बात कही गई है। टेररिज्म को लेकर के काफ़ी कुछ कहा गया है। ज्वाइंट स्टेटमेंट में साफ साफ कहा गया है कि जो भारत और कतर दोनों, चाहे वो टेररिज्म का कोई भी टाइप हो, उसको वो क्या करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, उसके खिलाफ है दोनों के देश। और दोनों देश इस क्षेत्र में जो है मिलकर के क्या करेंगे, काम करेंगे। तो टेररिज्म को लेकर के यहाँ पर आप देखोगे कि अन्य भी जो टॉपिक्स हैं उन पर भी दोनों देशों के द्वारा क्या की गई है, फ्यूचर में एक दूसरे के कोलैबोरेशन के साथ मिल करके काम करने की बात कही गई है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, या फिर जो साइबर क्राइम है, या फिर आप देखोगे अदर जो ट्रांजैक्शनल क्राइम होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है, इन सभी को कम करने में ये देश क्या करेंगे, जो दोनों देश हैं इंडिया और कतर, मिलजुल करके काम करेंगे। तो देखो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की जब क्या होती है, भारत की यात्रा होती है, जब कोई भी देश का जो प्रधानमंत्री है या फिर जो प्रेसिडेंट है वो भारत की यात्रा करता है, तो लास्ट में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है वो काफ़ी कुछ कहता है दोनों देशों के रिलेशनशिप के बारे में। और ज्वाइंट स्टेटमेंट में आप देखोगे कि दोनों देशों ने, चाहे वो पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट हो, टेररिज्म जो भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस पर जो दुनिया के देश भारत का सपोर्ट भी करते हैं, भारत का जो एक तरीके से रुख है इसको लेकर के उसका सपोर्ट करते हैं। या फिर आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं पूरे दुनिया में, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुद्दा हो,
चाहे वो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो, या फिर जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा हो, ब्लैक मनी का मुद्दा हो, ड्रग ट्रैफिकिंग का मुद्दा है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो काफ़ी अभी इम्पोर्टेंट हो चले हैं पूरी दुनिया के लिए। और ऐसे में दो देश जब कभी बातचीत करते तो आप देखोगे इन इम्पोर्टेंट मुद्दों पर उनका क्या रुख है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी भारत और कतर के बीच में जो अच्छे रिलेशनशिप हैं उसकी आपको झलक देखने को मिल सकती है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आईआर कभी भी आप पढ़ेंगे तो मैप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, अदा करता है। तो अगर आपको जानना है कि भारत के लिए कतर कितना इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि आखिर कतर का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो कहाँ पर है। और आप सभी जानते हैं ये है पर्शियन गल्फ, जहाँ से भारत का 80% से ज़्यादा आप देखोगे जो तेल और हमारा जो कच्चा तेल और नेचुरल गैस है वो हम लोग लेकर के आते हैं। तो भारी मात्रा में आप देखोगे कि कच्चे तेल और नेचुरल गैस हम लोग क्या करते हैं, फारस की खाड़ी से लेकर के आते हैं। और ये देश जो है यहाँ पर जिनकी सीमा पर्शियन गल्फ से लगती है ऑलरेडी हमारे लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारी मात्रा में भारत के लोग जाकर के वहाँ पर काम करते हैं। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, अगर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो कतर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा होना ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैप भी देख लेना है। कतर के आसपास के जो कंट्रीज हैं उस पर भी आपको नज़र रखनी है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो चला है अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम भारत और कतर के बीच में रिलेशनशिप की बात करें, कितने पुराने ये रिलेशनशिप है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अभी जो है हमारी जो बैठक हुई है भारत और कतर के बीच में, अच्छा पहले हम लोग थोड़ी से जो अभी की बैठक है उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं, फिर मैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि किस तरीके से भारत और कतर का जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा है। तो अगर हम बात करते हैं इस बार की जो बैठक हुई है इंडिया और कतर के नेताओं के बीच में, तो आप देखोगे यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि इंडिया एंड कतर डिसाइडेड टू एलिवेट देयर टाई टू अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि भारत और कतर ने जो है ये डिसाइड किया है कि वो अपनी फ्रेंडशिप को, वो अपनी पार्टनरशिप को क्या करेंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलेंगे, डेवलप करेंगे। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे हम हर मुद्दे पर काम करेंगे, हम ट्रेड को लेकर के काम करेंगे, हम जो है इन्वेस्टमेंट को लेकर के काम करेंगे, हम एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के काम करेंगे। लेकिन एक और मुद्दा यहाँ पर, एक और सब्जेक्ट यहाँ पर जुड़ जाएगा और वो है सिक्योरिटी। तो जब कोई देश स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे देश के साथ अपने रिलेशनशिप को डेवलप करता है तो आपको ध्यान में रखना है कि उसमें सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। यानी कि अब इंडिया और कतर जो हैं वो अन्य मुद्दों के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट में अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के साथ साथ जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है वहां पर भी क्या करने वाले हैं, मिलकर के काम करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंस होता है किसी भी देश के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में क्या करने का, बदलने का। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो दुनिया के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो चुनौतियां हैं, उन पर मिलजुल करके भी काम करना। जैसे मैंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर मैंने कहा ड्रग ट्रैफिकिंग, ये बड़े मुद्दे हैं और यहाँ पर दोनों देश क्या करेंगे, मिल करके काम करेंगे। और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है, अगर कोई सम्मेलन भी होता है तो उसमें क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो आप देखोगे जो सुरक्षा का एक जो एंगल है, सिक्योरिटी का जो एक एंगल है, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो जब भी हम ये कहते हैं कि दो देश स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ पार्टनरशिप क्या कर रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं, तो उसमें बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ साथ जो सिक्योरिटी पर डायलॉग है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण तरीके से उस पर भी क्या होती है, डिस्कशन होती है। तो ये फायदा होता है किसी भी देश के साथ अपने रिलेशनशिप को एलिवेट करने का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। तो ये क्लियर होना चाहिए आप सभी को। इसके अलावा आप देखोगे इस बार की जो बैठक हुई है उसमें क्या कहा गया है
कि जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है दो देशों के बीच में, उसको भी बढ़ाने की बात कही गई है। तो टारगेट ये रखा गया है, क्या रखा गया है? डबल द टारगेट ऑफ बायलैटरल ट्रेड टू USD 28 बिलियन। अभी के टाइम में जो 2024 का डेटा है, भारत और कतर के बीच में 14 बिलियन डॉलर का क्या होता है? व्यापार होता है, 14 बिलियन US डॉलर का। और यहाँ पर जो है दोनों देशों ने ये उम्मीद जताई है कि नेक्स्ट 5 ईयर में क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो 14 बिलियन डॉलर US डॉलर का जो बिजनेस होता है उसको हम डबल कर देंगे, यानी कि 28 बिलियन US डॉलर तक लेकर के जाएंगे। तो पहला डिसीजन क्या लिया गया कि पार्टनरशिप को किस में चेंज करना है? स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में। दूसरा क्या कहा गया कि जो हमारे बीच में ट्रेड होता है, बायलैटरल ट्रेड होता है, उसको क्या करना है? नेक्स्ट 5 ईयर में डबल कर लेना है। और थर्ड जो आप देखोगे जो डिसीजन लिया गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, वो है भारत में कतर से आने वाला इन्वेस्टमेंट। क्या कहा जा रहा है कि जो कतरी इन्वेस्टमेंट है, यानी कतर से आने वाला जो इन्वेस्टमेंट है, उसको बढ़ा करके लगभग 10 बिलियन US डॉलर तक लेकर के जाना है। यानी कि कतर की जो कंपनियां हैं और कतर की जो सरकार है, वो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम्स भारत में चलाए जा रहे हैं, उसमें क्या करने वाले हैं? हेवी इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर करने वाले हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इस बार की बैठक में जो सबसे 3 बड़े फैसले लिए गए हैं वो क्या हैं। पहला तो भारत और कतर ने फैसला लिया है कि वो अपने रिलेशनशिप को क्या करेंगे? स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में चेंज कर बदलेंगे, एलिवेट करेंगे। बायलैटरल ट्रेड को डबल करने वाले हैं। और थर्ड क्या है कि इन्वेस्टमेंट को क्या करेगा? कतर भारत में बढ़ाएगा। ठीक है ना? ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो था कि इस बार का जो हमारा बैठक हुआ है इसमें कौन 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं भारत और कतर के रिलेशनशिप को लेकर के, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी जानकारी रखना जरूरी है। तो देखिए, कहा जाता है ना कि भारत और जो कतर का रिलेशनशिप है वो काफ़ी पुराना है। और अगर हम फैक्ट्स की बात करें, पॉइंट की बात करें, तो आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया एंड कतर एस्टेब्लिश्ड द फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इन 1973। तो 1973 में आप देखोगे भारत और कतर ने एक दूसरे के साथ अपने राजनयिक संबंध, या फिर कह सकते हैं पूर्ण राजनयिक संबंध, है ना, फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को क्या किया? एस्टेब्लिश किया। ठीक है? तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 1973 में भारत और कतर के बीच में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप क्या हुए? एस्टेब्लिश हुए। और इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि 2023 में आप देखोगे 50 ईयर सेलिब्रेट किया गया भारत और कतर के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का। तो याद रखिएगा कि इंडिया और कतर का रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है। 1973 में हमने क्या किया? कतर के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया। और मैंने क्या कहा कि इसके 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में काफ़ी जो है आप देखोगे दोनों ने इसको सेलिब्रेट भी किया था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि मैंने कहा कि जो आपका ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसमें जो कतर के शेख हैं उन्होंने भारतीयों को धन्यवाद किया कि जो लोग कतर में आकर के काम कर रहे हैं, वहाँ पर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई वहाँ पर जाकर के अन्य जॉब कर रहा है, उनको उन्होंने धन्यवाद दिया कि कतर के डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा क्या है? योगदान है, बहुत बड़ा रोल है। तो आपको ध्यान में रखना है कि लगभग 8 लाख के करीब इंडियन, 7.80, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे? अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख के करीब आप देखोगे जो इंडियन डायस्पोरा है वो कहाँ पे रहता है? तो कतर में रहता है। और ये बहुत बड़ा क्या है? रीज़न है जिसके कारण आप देखोगे कतर और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था कि जो इंडियन डायस्पोरा है आप देखोगे उसका रोल क्या है इंडिया की विदेश नीति में, इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें उनका रोल क्या होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिस देश में भी भारतीय हैं उन्होंने भारत के बारे में जो जानकारी है उस देश में बढ़ाई है,
भारत के कल्चर को लेकर के, भारत का जो एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी है उसको वो आगे बढ़ाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो आप देखोगे कतर के लोगों के भी मन में भारतीयों के प्रति काफ़ी सम्मान है, रिस्पेक्ट है, और एज वेल एज जो इंडिया एज अ कंट्री का भी वो क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली आप देखोगे भारी मात्रा में जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो कहाँ पे रह रहे हैं, कतर में रह रहे हैं। और इसका एक और फायदा ना, ये जो लोग जाकर के वहाँ पर काम करते हैं वो क्या करते हैं, भारत में रेमिटेंस भी भेजते हैं। आप सभी जानते हैं कि बाहर रहने वाले जो भारतीय हैं, जो इंडियंस हैं, वो भारी मात्रा में जो पैसा जो है वो कहाँ भेजते हैं, भारत में भेजते हैं। और भारत रेमिटेंसेस का सबसे बड़ा जो है क्या है, प्राप्त करता है। यानी कि भारी मात्रा में आप देखोगे जो इंडियंस बाहर में, बाहर के देशों में है, वो जो है फॉरेन करेंसी भारत में भेजते हैं। तो $100 बिलियन से ज़्यादा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो एक और फायदा है कि हमारा रिलेशनशिप तो वो अच्छा कर ही रहे हैं, हमारी विदेश नीति को वो आगे बढ़ा ही रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ रेमिटेंसेस भी आप देखोगे भारत में आता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे कि जो भारतीय डियास्पोरा है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोनों देशों के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में। यहाँ पर आप देखोगे कि जो अभी डिस्कशन हुआ है किसके बीच में, भारत और कतर के बीच में, तो दोनों देश जो हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के भी क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो अगर हम बात करें तो इसमें यह भी फैसला लिया गया है कि इंडिया और कतर के जो ऑफिशियल्स हैं वो आने वाले समय में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में हो, इसको लेकर के बातचीत करेंगे। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, बात है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और एनर्जी में जो हमारा ट्रेड होता है उसको हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो अगर हम इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं भारत और कतर के रिलेशनशिप की, तो इस इंपॉर्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो क्या है, ट्रेड का है। कतर एक गल्फ कंट्री, और आप सभी जानते हैं कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो है वो देश काफ़ी जरूरी है। तो क्या कहा जा रहा है, अगर हम ट्रेड की बात करें तो इंडिया इज कतर सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो भारत क्या है, कतर का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, व्यापारिक साझेदार है, यानी कि ट्रेडिंग पार्टनर है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 2024 में आप देखोगे दोनों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो $14 बिलियन का हुआ है, जिसको हमें क्या करना है, बढ़ा करके कितना करना है, $28 बिलियन। और टाइम लिमिट आप लोग याद रखेंगे, टाइम लिमिट है 2030। तो ये सारी बातें जो है ना आपको ध्यान में रखनी है जब हम बात करेंगे भारत और कतर के रिलेशनशिप के बारे में। तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, और एक देश के साथ जब हम अपने रिलेशनशिप की बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार के जो हमारे क्या हैं, क्षेत्र हैं, उसमें हमारे क्या टाइज हैं, क्या हमारे रिलेशनशिप हैं, और वो क्यों इंपॉर्टेंस हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में आपको बात करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो मैंने कहा ट्रेड एक हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें दोनों देशों के बीच रिलेशनशिप जो है काफ़ी अच्छा है। मैंने इन्वेस्टमेंट की बात की कि कतर ने कहा है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को क्या करेगा, बढ़ाना चाह रहा है, बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो अभी के टाइम में आप देखोगे कि कतर की कंपनियों के द्वारा, और कतर में जो कतर सॉवरिंग वेल्थ फंड है, ये कतर सॉवरिंग वेल्थ फंड क्या होता है, देखिए जो कतर सॉवरिंग वेल्थ फंड है वो उसका काम है कि जो कतर की सरकार का जो पैसा है, कतर की सरकार क्या चाह रही थी कि अपने जो ट्रेड है उसको डाइवर्सिफाई करे, सिर्फ एनर्जी सेक्टर में नहीं बल्कि वो अन्य सेक्टर में भी क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे। और उसके लिए वहां पर क्या बनाया गया, कतर सॉवरिंग वेल्थ फंड। तो इसमें जो पैसे हैं वो क्या होते हैं ना, अलग अलग देशों में जाकर के क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए, सिर्फ एक चीज पर उनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट ना रहे, मतलब कच्चे तेल पर या फिर नेचुरल गैस पर, गैस की सप्लाई पर, तो उन्होंने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए अलग अलग देशों में जाकर के अलग अलग चीजों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कतर सॉवरिंग वेल्थ फंड। तो इसमें कुछ पैसे हैं जो अलग अलग देशों में कतर की सरकार जाकर के क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। तो इस फंड से आप देखोगे 1.5 बिलियन जो डॉलर है, यूएस डॉलर है, वो भारत में क्या किए गए हैं, अलग अलग मामलों में इन्वेस्ट किए गए हैं। जैसे कुछ पैसा
इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया गया, कुछ पैसा जो है किसी और चीज़ में इन्वेस्ट किया गया। तो डाइवर्सिफाई कर रहा है अपनी इकोनॉमी को कौन? कतर। और इसी में आप देखोगे कतर ने क्या कहा है कि वो इस 1.5 बिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है जो उसने भारत में किया है वो उसको बढ़ाकर कितना करने वाला है? 10 बिलियन यूएस डॉलर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ध्यान रखें कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में भी आप देखोगे कतर भारत पर विश्वास कर रहा है और भारत में अपने इन्वेस्टमेंट को वो क्या करेगा? बढ़ाने का काम करेगा। तो हमने देख लिया कि डिप्लोमेटिक टाई हमारे कब से शुरू हुए, पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट हमने बात कर ली, हमने ट्रेड को लेकर के काफ़ी सारे आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी जरूरी हैं। इसके अलावा एक और सेक्टर जो हमारे दोनों देशों के बीच में जो अच्छे रिलेशनशिप है उसका आधार है वो है एनर्जी टाई। तो जैसा कि मैंने कहा कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, तेजी से हम क्या कर रहे हैं? ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है ना। और हमें क्या चाहिए? ऊर्जा की सुरक्षा। और कच्चा तेल और जो एलएनजी वगैरह है वो हमें कहाँ से मिलता है? या तो हम रूस से खरीद रहे हैं या फिर हम गल्फ कंट्री से खरीद रहे हैं। तो आप देखोगे कि कतर इज अ मेजर सोर्स ऑफ एलएनजी फॉर इंडिया। एलएनजी फॉर इंडिया, कतर इज अ मेजर सोर्स ऑफ व्हाट? एलएनजी फॉर इंडिया। और आप देखोगे कि इसको बढ़ावा देने के लिए आप देखोगे क्या किया जा रहा है कि फरवरी 2024 में जो कतर की कंपनी है कतर एनर्जी एंड पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, उसने क्या किया है? एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें उसने कहा है कि वो क्या करेगा? 7.5 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम एलएनजी भारत को सप्लाई करेगा नेक्स्ट 20 ईयर तक। यानी कि हर साल, याद रखिएगा, हर साल जो कतर है वो क्या करेगा? भारत को 7.5 मिलियन मैट्रिक टन जो एलएनजी है वो क्या करने वाला है? सप्लाई करने वाला है, ठीक है ना। और 2028 के बाद से लगभग 20 वर्षों तक लगातार हर साल जो है 7.5 मिलियन मैट्रिक टन जो एलएनजी है उसकी सप्लाई करेगा कौन? भारत को कतर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। आप देखोगे ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है जो अभी जो है आप देखोगे फरवरी के महीने में कतर की कंपनी और भारत की कंपनियों के बीच में हुआ है। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी कतर हमारे लिए क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। आप देखोगे कि इसको मैंने हिंदी में दे दिया है, हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं वो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। इसके अलावा भी आप देखोगे कुछ और एग्रीमेंट किए गए हैं भारत और कतर के बीच में। ये तो हमने पढ़ ही लिया कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा, है ना। जो बायलैटरल जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको लेकर के क्या होगा? बातचीत होगा। ये सारी बातें हमने, है ना, देख ली। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे वो ये है कि आप देखोगे कि जो हमारा यूपीआई सिस्टम है भारत का वो जो है अब कतर में भी क्या करेगा? काम करेगा। तो क्या कहा जा रहा है? नेशन वाइड रोल आउट ऑफ यूपीआई एक्सेप्टेंस इन कतर। यानी कि अगर आप यूपीआई यूजर हैं तो कतर में भी आप देखोगे यूपीआई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये भी फैसला किया गया है कि भारत और जो कतर हैं अपने रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करेंगे। कैसे? उन्होंने कहा है कि सेलिब्रेट इंडिया कतर ईयर ऑफ कल्चर फ्रेंडशिप एंड स्पोर्ट्स इन द नियर फ्यूचर। मतलब आने वाले समय में दोनों देश क्या करेंगे? एक साथ जो भारत और कतर के कल्चर हैं उनका जो फ्रेंडशिप है और उनका और स्पोर्ट्स, इसमें आप देखोगे नियर फ्यूचर में ये क्या करने वाले हैं? सेलिब्रेट। मतलब कि कल्चरल इवेंट किए जाएंगे, एक दूसरे के नेताओं की क्या होगी? यात्रा होगी। और स्पोर्ट्स में भी आप देखोगे दोनों देश क्या करेंगे? एक दूसरे के देश में स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देंगे। एक संयुक्त कार्यक्रम हो सकता है जिसके जरिए क्या करेंगे? हम लोग अपने फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करेंगे। इसके अलावा आप देखोगे कि जो कतर के जो नागरिक हैं अगर वो भारत आना चाहते हैं तो उनके लिए जो वीज़ा की व्यवस्था है उसको भी क्या किया जा रहा है? आसान बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो ई वीज़ा फैसिलिटी है वो कतर के नागरिकों को भी दी जाएगी। तो मैंने पॉइंट वाइज आपको बता दिया है
कि किस तरीके से भारत और कतर के बीच में हर क्षेत्र में जो रिलेशनशिप है वो कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं और क्या क्या फैसला इनको एलिब्रेट करने के लिए लिया गया है। तो चाहे हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, भारत में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के रूप में देखें, तो कतर और भारत का रिलेशनशिप अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जिसको कि हमें ध्यान में रखना है। मैंने क्या कहा कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें तेजी से क्या करना है, डेवलप, लेकिन हमारे पास एनर्जी के साधन नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, कि खास करके क्या जो एलएनजी है या फिर जो फॉसिल फ्यूल, मतलब कि कोयला तो है हमारे पास, लेकिन जो पेट्रोलियम है वो हमारे पास नहीं है। तो नेचुरल गैस के लिए, एलएनजी के लिए, है ना, आप देखोगे दूसरे देशों पर निर्भर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी डेवलपमेंट के लिए। तो आप देखोगे कि भारत जो है, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, उसके देशों के साथ अपने संबंध काफ़ी अच्छे बनाए रखता है। अब ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है ये भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन आप देखोगे जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अदर कंट्रीज हैं, जिसमें यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, कुवैत है, आप देखोगे इनके साथ हमारा जो रिलेशनशिप था वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाला था। बस एक बच गया था, कौन, कतर। उसके साथ भी हमने अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में चेंज करने की बात कही है। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हमारे लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी हो या फिर अन्य मामलों में, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस हो जाता है कि हम क्या करें, थोड़ा सा चर्चा कर लें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का, यानी कि खाड़ी सहयोग परिषद का। तो आपको ध्यान में रखना है ये जो जीसीसी है, यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, आपको ध्यान में रखना है इसकी स्थापना की गई थी 1981 में। कब की गई थी, 1981 में। और इसको बनाने वाले कौन कौन देश थे, तो सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर और यूएई, यही इसके क्या हैं, मेंबर भी हैं। और याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है, कब हुआ था इसका जन्म, तो 1981 में। किन देशों के बीच एग्रीमेंट में, तो सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, ओमान है, कुवैत है, कतर है और क्या है, यूएई। तो आप देखोगे कि इन्होंने क्या किया था, 1981 में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का निर्माण किया। ये वो देश हैं जिनकी जो सीमा है वो पर्शियन गल्फ से लगती है, और इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर टिकी हुई है, तो कच्चे तेल पर, नेचुरल गैस पर, इन्हीं पर टिकी हुई है। तो इन्होंने क्या किया, फैसला किया कि क्यों ना हम क्या करते हैं, एक अपना ग्रुप बना लेते हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया किसका, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। और इसका मेन उद्देश्य क्या है कि एक तो इनका क्या है, जो इकोनॉमी है वो कुछ खास चीज़ों पर टिका हुआ है, जैसे मैंने बोला कच्चा तेल और क्या आपका एलएनजी वगैरह। तो अगर ये एक साथ होंगे तो अच्छे तरीके से बिजनेस कर पाएंगे। इसके अलावा आप देखोगे इनकी जो बॉर्डर है वो भी एक दूसरे से मिलती है, तो काफ़ी कुछ शेयर करते हैं ये। अगर दो देशों के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो उसको मिल बैठ करके ये क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। और आप सभी जानते हैं कि ये जो गल्फ का एरिया है कितना ज़्यादा जो है डिसस्टेबल है। अभी आप देखोगे जो इजराइल और हमास के बीच में वॉर है, पूरा का पूरा एरिया जो है वो क्या है, डिसस्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। और आप देखोगे कि ऐसे में भी इस पूरे क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए, है ना, पीस बनाए रखने के लिए भी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या करता है, बहुत बड़ा योगदान देता है। तो आप देखोगे कि पश्चिम एशिया में सबसे जो अगर इन्फ्लुएंशियल कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो क्या है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो काफ़ी इनका इन्फ्लुएंस है क्योंकि बड़े बड़े देश इसमें शामिल हैं, और ये पूरे के पूरे पश्चिम एशिया की जो राजनीति है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और भारत के लिए भी क्या है, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो आप देखोगे कि जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसके देशों के साथ भारत क्या रखता है, अपने अच्छे संबंध। और नया कौन इसमें जुड़ गया है, कतर, जिसको स्ट्रेटेजिक लेवल पर भारत क्या कर रहा है, अपने संबंधों को लेकर के जाने की बात कर रहा है। तो बातों बातों में मैंने आपको जीसीसी के बारे में बता दिया, याद रखिएगा कभी डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे।
तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये तो बात हो गई कि भारत और कतर के बीच में रिलेशनशिप कब से शुरू हुए, 1973। उसके बाद से किस तरीके से रिलेशनशिप आगे बढ़े, हमें कतर की आवश्यकता क्यों है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, या फिर जीसीसी में भारत अपना जो दबदबा है वो रखना चाहता है, इन देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, इनके साथ हम अपना व्यापार करते रहें। ये सभी के लिए हमें ज़रूरी है कि हम कतर जैसे देशों के साथ क्या करें, अपने रिलेशनशिप को बना करके रखें। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। आप देखोगे भारत और कतर के रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस भी हैं, और सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है कि जिस तरीके से आप देखोगे जो पूरा का पूरा गल्फ रीजन है, अभी मैं बात कर रहा था पश्चिम एशिया की, वो पूरा का पूरा डिसस्टेबिलिटी की ओर चला गया है। क्यों? इजराइल और हमास वॉर के कारण। और आपने सुना भी होगा कि कतर वो देश है जिन्होंने कोशिश की है किसके साथ, हमास और इजराइल के बीच में एक शांति जो है वो कायम करने की। तो आप देखोगे कि इसमें भी कतर ने क्या किया है, काफ़ी बड़ा योगदान निभाया है कि उनके बीच में कोई पीस एग्रीमेंट हो जाए, है ना। तो आप देखोगे ऑब्वियसली जब भारत के प्रधानमंत्री और कतर के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके बीच में क्या हुआ है, बातचीत हुई है, तो उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी क्या की है, बातचीत की है। डोनाल्ड ट्रंप जब से यूएस के राष्ट्रपति बने हैं तब से आप देखोगे कि उनका जो पश्चिम एशिया को लेकर के नीति है, खास करके इस युद्ध को लेकर के, उस पर भी अभी बातचीत हो रही है। उसके कारण भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय वो बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है। लेकिन अगर हम रियल चुनौती की बात करें तो रियल चुनौती है आपका सेकेंड पॉइंट। आप सभी ने देखा होगा और सुना होगा कि कतर में जो अगस्त 2022 में क्या किया गया था, 8 जो नेवी के पर्सनल हैं उनको जासूसी के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया था। और इसके कारण आप देखोगे काफ़ी खराब रिलेशनशिप होने की संभावना बढ़ गई थी किसके बीच में, भारत और कतर के बीच में। ऐसे तो भारत ने रिएक्ट नहीं किया खुल करके, लेकिन आप सभी समझ सकते हैं कि भारत के जो नेवी पर्सनल हैं उनको अगर आप जासूसी के आरोप में अगर मृत्यु दंड मिलेगी तो भारत के लिए बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो अभी तक आप देखोगे इस मैटर को सुलझाया नहीं गया है, और ये दोनों देशों के बीच में आप देखोगे एक बहुत बड़ी चैलेंज है, सीधी सी बात है। दूसरा, यहाँ पर ये जो मुद्दा है इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप देखोगे कि कतर का रिलेशनशिप हमास के साथ काफ़ी अच्छा रहा है और भारत आतंकवाद के खिलाफ रहा है हमेशा। तो हमें देखना होगा कि नियर फ्यूचर में कतर और भारत इन सब मुद्दों पर एक साथ आगे बढ़ते हैं या नहीं। तो कुछ चैलेंजेस भी हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कतर के जब राष्ट्राध्यक्ष भारत आए हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि हमें भारत और कतर के बीच में कितना व्यापार होता है और जो एग्रीमेंट हुए हैं उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने ये सब कुछ यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास किया है, कोशिश की है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर आप क्या करेंगे, इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे, और हमारी न्यू बैचेज शुरू होने वाली हैं तो आप हमारे पटना सेंटर पे विजिट करके जानकारी भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।